यिमी पहले एक डरपोक और नाकामयाब गरीब लड़का था जिसे हर दिन खूबसूरत महिला बॉस के ऑफिस में अपमान सहना पड़ता था। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके दोस्त स्टार लॉर्ड की भड़ास निकालने का जरिया बन गई थी और वह कभी विरोध नहीं कर पाया, बस अनजान बनने का नाटक करता रहा। उस दिन जब वह हमेशा की तरह सुपरमार्केट में खरीदारी करने गया, सामने खड़ी एक हॉट औरत की नजर उस पर टिक गई। इसी पल से उसकी नाकाम जिंदगी पूरी तरह बदल गई। डर के मारे यिमी समझ नहीं पाया कि कोई उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन जूली ने सहजता से अपने बैग से हथियार निकाला और हथियारे पर गोलियां चलाने लगी। गोलियां उसके पास से गुजर रही थीं और यिमी मरना नहीं चाहता था। उसने अफरा तफरी में सुपरमार्केट से भागने की कोशिश की, लेकिन दूर नहीं भाग पाया। हत्यारा एक ट्रक लेकर उसका पीछा करने लगा। लग रहा था कि उसकी जान यहीं चली जाएगी। तभी संकट की इस घड़ी में जूली ने अपनी 50 सुपरकार चलाकर समय पर आकर उसे बचा लिया, लेकिन हत्यारा अब भी पीछे से उसका पीछा कर रहा था। देखते ही देखते दुश्मन करीब आता जा रहा था और पीछे से हमला कर रहा था। जूली ने आखिरकार बंदूक से विंडशील्ड तोड़ दी, फिर अपने पैरों से स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और ऊपर का शरीर कार से बाहर निकालकर दुश्मन पर पलटवार करने लगी। यामी अचानक सामने के खूबसूरत नजारे में खो गई, लेकिन इसी समय सामने से अचानक एक बस आ गई। जूली ने तेजी से पैरों से स्टीयरिंग घुमाया, तब जाकर मुश्किल से बच पाई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिसकी नजरें बाधित थीं, उस हत्यारे ने तेजी से 2 गोलियां चलाईं, जो न्यूटन को चकमा देकर निकल गई। और भी बड़ी मुसीबत यह थी कि आगे की सड़क पुलिस की गाड़ियों से पूरी तरह बंद कर दी गई थी। जूली ने यह देखा तो जरा भी नहीं घबराई। वह तेजी से कार के अंदर लौटी, फिर जोर से ब्रेक मारा और स्टीयरिंग घुमा दिया। सुपरकार से चिंगारियां और बिजली फूटती निकलती रही और जैसे ही वह फुटपाथ से टकराई, हवा में उछल गई। बस के कुशनिंग का फायदा उठाते हुए सुपरकार आराम से जमीन पर उतरी और फिर तेजी से वहां से भाग निकली। कातिलों से सफलतापूर्वक पीछा छुड़ाने के बाद जूली ने इचिमी को एक कपड़ा मिल में ले गई, जहां उसने जूली के नेता से मुलाकात की। मॉर्गन ने मिलते ही इचिमी को एक पिस्तौल थमा दी और उसे कहा कि कूड़ेदान में पड़ी मक्खी के पंखों को गोली मार दे। इचिमी यह सुनकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई, लेकिन उसके इनकार करने से पहले ही एक बंदूक उसकी कनपट्टी पर लगा दी गई। स्पष्ट है, इन लोगों में से कोई भी मजाक नहीं कर रहा था। अंत में मौत के दबाव में इचिमी की धड़कन तेज होती गई। फिर उसे लगा जैसे समय उसकी आंखों के सामने धीमा हो गया। सही मौका पकड़कर उसने तेजी से गोली चला दी। उसकी नजर में गोली चलाना धीमा लगा, लेकिन दूसरों को यह सब एक पल में ही हुआ लगा। इचिमी ने तुरंत अपनी चिंता की दवा निकाली और अपनी भावनाओं को शांत किया। जब तक मॉर्गन ने तीनों मक्खियां उसके सामने नहीं रखती, तब तक उसे डर के साथ यह एहसास नहीं हुआ। जब वह हथियारों के संघ में शामिल हुआ तो उसे पिता की विरासत नष्ट न करने और पिता का बदला लेने का मौका तलाशने को कहा गया। लेकिन इमाई ने इस अचानक प्रतिशोध के मिशन को ठुकरा दिया, क्योंकि उसके पिता ने जन्म के तुरंत बाद उसे छोड़ दिया था। उनके बीच कोई भावनात्मक संबंध नहीं था। मॉर्गन ने उसके जाने से उसे नहीं रोका, क्योंकि उसे विश्वास था कि यी माई एक दिन जरूर लौटेगा। जब यी माई सस्ते किराए के कमरे में लौटा तो उसकी प्रेमिका हमेशा की तरह उस पर गरीबी और नाकामी का ताना मारती रही और कंपनी का बॉस उसे बेकार समझकर अपनी भड़ास निकालता रहा। पुराने दोस्त भी उसे झूठी दोस्ती से धोखा देते रहे। बैंक खाते में मॉर्गन द्वारा दिए गए 36 मिलियन की रकम उसे लगातार याद दिला रही थी कि कल की सारी घटनाएं सपना नहीं थी। आखिरकार जब वह और सहन नहीं कर सका तो उसने खुलकर अपने बॉस को हरा दिया और दोस्त का बदला चुकाने के लिए हथियारों के संघ में शामिल होने का फैसला किया। उसने मॉर्गन से कहा कि वह अब कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता। मॉर्गन ने उसे बताया कि शीर्ष हत्यारा बनने के लिए उसे कठोर प्रशिक्षण से गुजरना होगा। शरीर की मार सहने की क्षमता की परीक्षा थी। कुर्सी से बंधे हुए उसे 4 जोरदार घूंसे मारे गए, जिससे वह सोता रहा। जब वह जागा तो उसे ठंडे हथियारों के प्रशिक्षण के लिए ले जाया गया, लेकिन सामने खड़ा कसाई खतरनाक था। ये माई के हमले से बचने के बाद उसने उसकी उंगली काट दी। जब वह फिर जागा तो वह पुनर्वास कक्ष के बिस्तर पर लेटा था। उस आदमी के अनुसार यह हथियारों के संघ की ब्लैक टेक्नोलॉजी दवा थी, जो श्वेत रक्त कोशिकाओं को उत्तेजित कर शरीर की रिकवरी तेज करती है। इससे न केवल कोई चोट कुछ ही घंटों में ठीक हो जाती है, बल्कि यह हड्डियों और भाईचारे में आपका स्वागत है। बहुत जल्द ईमेई को संगठन में शामिल होने का पहला मिशन मिला, एक लिस्टेड कंपनी के मालिक की हत्या करना। दोनों तेज रफ्तार ट्रेन पर खड़े थे। उसने पूरी कुशलता और निपुणता से गन काटा का इस्तेमाल किया और गोली सीधे लक्ष्य के दिल में लगी। दूसरी हत्या का निशाना एक लालची अमीर था, जो अपनी कार में धुएं के छल्ले उड़ा रहा था। ईमेई ने बंदूक उठाकर गोली चलाई, लेकिन सारी गोलियां बुलेट प्रूफ शीशे से टकराकर रुक गईं। आदमी की घमंडी थ्योजान का सामना करते हुए ईमेई ने उसकी कार की सनरूफ में कमजोरी को तुरंत भांप लिया और उसने झटपट जूली को आंखों से इशारा किया। जूली ने इशारा पाते ही पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। पल भर में उनकी कार को ओवरटेक किया, फिर एक जबरदस्त ड्रिफ्ट के साथ कार घुमाई और तेज रफ्तार में ईमेई की ओर बढ़ गई।
2 बार लगातार परफेक्ट हत्या करने के बाद ईमेई को एहसास हुआ कि वह एक हथियारी मशीन बनती जा रही है। उसे यह नहीं पता था कि असैसिन अलायंस आखिरकार किसके लिए काम कर रहा है, और इसी बीच मॉर्गन उसे सीधे एक मशीन के सामने ले गया। असल में असैसिन अलायंस की सारी हत्या की सूचियां इसी मशीन से निकलती हैं, जिसे भाग्य की बुनाई मशीन कहा जाता है। 1000 साल पहले के पहले असैसिनों ने पाया कि इस मशीन से निकले कपड़े में एक रहस्यमय भाषा छुपी होती है। वे इसे बाइनरी कोड के जरिए नामों में अनुवाद कर सकते थे, जिसका मतलब था कि उनकी हत्या के लक्ष्य में कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, सब कुछ भगवान की इच्छा से तय होता है। लेकिन ईमेई ने कहा, मैंने कम पढ़ाई की है, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। वह ये समझ नहीं पाई कि सिर्फ एक काफी देर तक देखा, फिर हिम्मत जुटाकर पहली बार कोशिश की, लेकिन साफ था कि वह ऐसा कर ही नहीं सका। असफल होने के बाद ईमेई के दिमाग में जूली उसके सिर पर बंदूक तान दे ताकि उस पर थोड़ा दबाव बने, लेकिन जूली ने उसे शांत रहने और इस क्षमता को नियंत्रित करना सीखने के लिए कहा। मजबूर होकर उसने पूरी एकाग्रता से शटल की गति पर नजर रखी, और जैसे ही शटल की रफ्तार धीमी हुई, उसने तुरंत हाथ बढ़ाया। लगातार यातनाओं से ईमाई आखिरकार फट पड़ी। वो प्रशिक्षण छोड़ना और हथियारों के संग से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन मॉर्गन ने पहले ही इस स्थिति की कल्पना कर ली थी। उसने ईमाई को एक कमरे में ले जाया और ईमाई हैरान रह गई कि कमरे की सजावट बिल्कुल उसी की तरह थी। असल में यह उसके पिता का कमरा था जब वे संघ में थे। मॉर्गन ने ईमाई को बताया कि उसके पिता ने उसे कभी नहीं भुलाया, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए ही उससे दूर रहने का फैसला किया था। लेकिन क्रॉस हत्यारे ने उसके पिता से विश्वासघात किया, यहाँ तक कि उसे जड़ से खत्म करने की कोशिश की। मॉर्गन की बातों ने ईमाई के दिल में गहरा असर डाला। उसके पिता ने उसे कभी नहीं छोड़ा था, ये जानकर उसने आखिरकार मन बना लिया। इसके बाद के प्रशिक्षण में उसने तेजी से प्रगति की और जल्द ही अपने प्रशिक्षकों को पीछे छोड़ दिया। चाहे वह नजदीकी मुकाबले की मुक्केबाजी हो या ठंडे हथियारों से लड़ने कसाई, उसने सभी को हरा दिया। जूली उसकी इस तरक्की को देखकर बहुत खुश थी। अफसोस ये था कि वह अब भी गोलियों को मोड़ने की कला में माहिर नहीं हो पाया था। उस पर दबाव डालने के लिए जूली ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। उस आदमी ने गोली चलाई थी, लेकिन इस बार अलग था। उसने अपनी देवी की दृढ़ नजरों को देखा और खुद को पहले से मजबूत महसूस किया।